जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य विश्वास संस्थान दिल्ली में। देखिए दोस्तों, आप जो भी बच्चे 10th क्लास में अभी बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए मैं एक सीरीज लेके आया हूँ। उस सीरीज के अंतर्गत आपको करवाया जाएगा। जैसे देखिए, आपका जो एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में आपको पैटर्न पता होगा कि 50% ऑब्जेक्टिव और 50% मतलब प्रैक्टिकल छोड़ करके मैं बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल जो एग्ज़ाम होता है उसको छोड़ करके जब आप देखेंगे तो 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 50% ऑब्जेक्ट जैसे जिसमें मान के चलिए आपका क्या होता है, ऐसा भी सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल होता है। तो वो प्रैक्टिकल वाले में क्या होता है, जैसे 20 का प्रैक्टिकल हुआ, बाकी बच जाता है आपका। एक सेकेंड में थोड़ा कलर चेंज कर लूँ। देखिए जैसे तो देखिए जैसे आपका कोई भी जो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होता है, लेकिन मैं अभी साइंस और देखिए साइंस में क्या होगा, साइंस में 20 नंबर का आपका प्रैक्टिकल हो जाता है और सोशल साइंस में भी 20 का प्रैक्टिकल होता है। इसीलिए सोशल साइंस और साइंस का जो एग्ज़ाम होता है, साइंस का जो एग्ज़ाम होता है वो आपका 80 का ही होता है, क्योंकि 20 का आपका प्रैक्टिकल होता है। और सोशल साइंस का भी एसएसटी का भी क्या होता है, 20 का प्रैक्टिकल होता है, इसीलिए 80 का ही एग्ज़ाम होता है। तो 80 का जो 50% हो गया, 40 ये आपका ऑब्जेक्टिव आता है और ये जो 40 है ये सब्जेक्टिव आ जाता है। मतलब ये 40 आपको लिखना होता है और इसका जो है सिर्फ आपको क्या होता है, बबल भरना होता है। जो OMR सीट दिया जाता है उसको भरना होता है। सेम ये पैटर्न इसमें भी होता है। और जिसमें मतलब प्रैक्टिकल नहीं होता, जैसे हिंदी में प्रैक्टिकल नहीं होगा तो क्या होगा, 50 मतलब 100 क्वेश्चन में 50% मतलब 50 क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव और 50 क्वेश्चन आएगा सब्जेक्टिव। 50 क्वेश्चन में आपको क्या होगा, पर ये ऑब्जेक्टिव आएगा जिसको मतलब नहीं होता है कि एक लाइन में क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है और उसको बबल भरना होता है OMR सीट में। तो इस टाइप का होगा, लेकिन इसका बात अभी हम लोग नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे इसका साइंस, क्योंकि ये जो मॉडल सेट अभी जो मैं लेके आ रहा हूँ इसमें आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। हाँ, ये चीज़ देखिए, आपको पूछ जैसे ऑब्जेक्टिव 40 होगा लेकिन क्वेश्चन वहाँ पूछा जाएगा 80 में आपको देना है कितना का जवाब, 40। और 40 जो देंगे उसके बाद आपको इस 40 में आपको नंबर कितना मिलेगा, 40। आप सोचेंगे कि सर अगर 80 क्वेश्चन पूछता है और मैं क्या करूँगा, 50 क्वेश्चन सोल्व करूँगा तो मुझे 50 मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। आप जब 50 या 80 भी क्वेश्चन सोल्व कर देंगे टाइम आपका ख़राब होगा, लेकिन आपको 40 क्वेश्चन ही जो फर्स्ट जैसे 1 to 40 आपने आंसर दे दिया तो वो 1 to 40 ही आपको काउंट होगा और बाकी उससे आगे आप कितना भी जवाब दिए हैं वो काउंट होगा ही नहीं। इसीलिए आपको 40 क्वेश्चन का ही जवाब देना है और उसमें आपको 40 नंबर मिलेगा। तो मेरा ये प्रयास है कि जैसे आप एग्ज़ाम देंगे और एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव एक साल आप पढ़े हैं सब्जेक्टिव, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए मैं एक सीरीज लाऊंगा, उसमें 300 400 या 500 क्वेश्चन मैं दूंगा। उस 500 क्वेश्चन में ये होगा कि आपको ये जो 50% आपको आएगा ऑब्जेक्टिव, मतलब 40 नंबर जो साइंस में पूछा जाएगा और 40 नंबर ये एसएसटी में पूछा जाएगा। और हिंदी की बात करेंगे तो हिंदी में आपको कितना, वहाँ 50 पूछा जाएगा, मैथ में 50 पूछा जाएगा। तो वहाँ आपको ऑब्जेक्टिव में 100% मार्क्स आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। उसके लिए हम एक सीरीज लाए हैं, उसमें सब में आपको 400-500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा। मैं उसको समझा भी दूंगा बढ़िया से एनालिसिस करके, और जिसके हेल्प से अगर आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मान के चलिए अगर 500 क्वेश्चन है तो 5-6 घंटे में उसको कंप्लीट करा दिया जाएगा। अभी आपका एग्ज़ाम का जो टाइम है उससे पहले मैं सारा कुछ कंप्लीट कर दूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि देखिए, मैं आप लोग के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, अब हमारे बच्चे हैं तो आशा करते हैं कि आप लोग निश्चित रूप से अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। आपके जो स्कूल होगा, आपका स्कूल का कोई ना कोई ग्रुप होगा, आप उस ग्रुप में निश्चित रूप से इस चीज़ को शेयर कर देंगे, जिससे ये जो अधिक से अधिक जो बच्चे हैं उन तक मतलब ये बातें पहुंच भी जाएगी, उनको हेल्प मिलेगा। तो आज का मतलब ये सेशन शुरू करते हैं। ये जो है आपका साइंस है, साइंस में अभी इसमें आपको 80 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लेकिन इसका 2 सीरीज करेंगे। मतलब 80 क्वेश्चन अगर एक ही बार में लेंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन 80 क्वेश्चन हम नहीं लेंगे इसमें।
इस जो ये सेट फर्स्ट है, ये सेट फर्स्ट होगा साइंस का, ये साइंस का, ये साइंस का जो है सेट ये फर्स्ट होगा, ठीक है। इसमें आपको टोटल क्वेश्चन होगा 80 क्वेश्चन में। फर्स्ट मैं इसका 2 पार्ट में बनाऊंगा, 40 क्वेश्चन एक, और एक फिर सेकेंड पार्ट इसका आएगा 40 क्वेश्चन। तो 2 पार्ट में आएगा। 40 क्वेश्चन आने से ये हो जाएगा कि ये छोटा छोटा वीडियो होगा और आपको देखने में तकलीफ नहीं होगी। जब लंबा वीडियो में क्या होता है, आपको अगर 1 घंटे का वीडियो देखिए 80 क्वेश्चन है, उसको समझाऊंगा भी तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा। तो 1 घंटा सवा घंटा अगर लग जाता है तो आपको देखने में तकलीफ होगी। लेकिन यही छोटा 30-40 मिनट का वीडियो होगा तो आपको देखने में कोई तकलीफ नहीं आएगी। तो चलिए आज का जो मतलब ये क्लास स्टार्ट करते हैं। ये जो ऊपर में दिया हुआ देखिए, आपके एग्ज़ाम में जो क्या किस टाइप का जो नोटिफिकेशन रहता है, जैसे एग्ज़ाम देने के लिए आप जाएंगे तो क्वेश्चन में क्या क्या लिखा रहता है नोटिस, ये यहाँ दिया हुआ है। चलिए एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए फर्स्ट में है, परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। अपने शब्दों का मतलब आप जिस शब्द मतलब आप जैसे पढ़ के गए हैं उसी तरह से उत्तर देना है। देखिए दाहिने और हाशिए पर दिए हुए अंक पूर्णांक निर्दिष्ट किएगा, मतलब आपका जो क्वेश्चन होगा उसके इस साइड आप कितना नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर का होगा या 2 नंबर का होगा या 5 नंबर का होगा, वो लिखा हुआ रहेगा। ये लिखा हुआ है। इस प्रश्न पत्र को ध्यानपूर्वक पढ़ने के लिए 15 मिनट आपको एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, खंड अ और खंड ब। खंड अ और खंड ब इसलिए होता है, खंड अ में ऑब्जेक्टिव होता है और खंड ब में जो है सब्जेक्टिव होता है। उसके बाद जो है खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, मैं बताया हूँ पहले। इसमें 40 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। आप ऑब्जेक्टिव जो होता है वो 40 नंबर का आएगा, तो 40 का जब मतलब आप आंसर देंगे सब 1 नंबर का होगा तो आपको 40 अंक मिलेगा। यदि कोई परीक्षार्थी 40 अधिक प्रश्नों का उत्तर देता है तो प्रथम 40 प्रश्नों का उत्तर ही मूल्यांकन होगा। इसका उत्तर उपलब्ध कराए गए OMR शीट पत्रक, मैं OMR शीट भी आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर लेंगे। पहले से थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने से आपको क्या होगा, देखिए डायरेक्ट आप एग्जाम में जाएंगे, आपको वहाँ इससे पहले कभी OMR शीट फिल नहीं किए तो कुछ थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती है, इसलिए आप लोग इसका भी पहले से प्रैक्टिस करके जाएंगे। उसके बाद आगे देखिए ये दिया हुआ है, मतलब खंड ब में जो है मतलब जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में दिया हो तो उसके बारे में भी नहीं देखेंगे। किसी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग पूर्णतया वर्जित है, मतलब आप लोग मोबाइल फ़ोन या मतलब कुछ ऐसा चीज़ जिसे आप चोरी कर सकें वो ले जाना मतलब नहीं है। ले जाएंगे तो फिर आप धरे जाएंगे, वहाँ पकड़े जाएंगे तो कुछ तो आप लोग उस सब से बच के रहें। ये नहीं कि कुछ ऐसा चीज़ लेके जाते हैं असामाजिक तत्व वाली चीज़ें। थोड़ा मेहनत करके जाएं, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं है। आप इस सीरीज को देख लेंगे ना तो 40 नंबर जो आता है उसमें आपका 40 में 40 नहीं, 40 तो 39, 39 नंबर आपका पक्का हो जाएगा निश्चित रूप से। तो आप ये चीज़ थोड़ा इस पे मेहनत कर ले, उस चोरी चकारी पर ध्यान नहीं दें। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है, एक सेकेंड थोड़ा मैं जूम कर लूँ, आप लोगों को देखने में तकलीफ नहीं होगी जिससे। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आपने दर्पण के बारे में पढ़ा होगा कि जैसे समतल दर्पण होता है, फिर उत्तल दर्पण होता है। इस उत्तल दर्पण के जैसे एक अवतल दर्पण होगा और एक उत्तल दर्पण हो जाएगा। अगर इसी को कट करेंगे, इसका जो है ये पार्ट अगर पेंट होगा तो ये पार्ट क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा, तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। और इसमें जैसे ये पार्ट अगर क्या होगा, पेंट होगा, तो ये और ये पार्ट रिफ्लेक्टिंग पार्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो है उत्तल दर्पण हो जाएगा। तो किस दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है, जैसे कोई एक दर्पण ले लेते हैं, ये देखिए, ये अगर क्या है, ये पेंटेड पार्ट है और ये जो है क्या है, रिफ्लेक्टिंग पार्ट है, ये जो धंसा हुआ पार्ट दिख रहा है। तो फोकस दूरी क्या होता है, जैसे कोई प्रकाश रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है और फिर मिरर से क्या होता है, टकरा करके वापस आ जाती है। कह रहा है कि फोकस दूरी क्या होता है। फिर ये जो मिरर से टकरा करके और ये जो फर्स्ट टाइम इसको जहाँ कट कर दिया, ये क्या होता है, फोकस दूरी होता है। इसके बीच के डिस्टेंस को हम स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और ये जो है मुख अक्ष है, यही फोकस दूरी होता है। तो ये पूछ रहा है कि इसमें ऋणात्मक कौन सा होता है, तो ऋणात्मक के बारे में पूछ रहा है।
तो आप लोगों को पता होगा समतल, एक आपका जो आंसर है समतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसमें से कोई नहीं है, और उत्तल दर्पण है। चलिए बताइए आप लोग आंसर दीजिए। फर्स्ट का जो है आपका ये सेकंड, मतलब अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। अवतल दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव होता है, याद रखिएगा इसको, भूलिएगा नहीं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध होता है। आपको पता होगा f जो होता है वो क्या होता है, r/2, एक फॉर्मूला होता है कि नहीं। तो f इक्वल टू क्या होता है, r/2 होता है। तो इसमें आप देखेंगे f इक्वल टू r/2 क्या है, b है। तो सेकंड का क्या होगा, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फोकस, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध। देखिए जैसे आपको लग रहा होगा कि मैं धीरे बोल रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, यूट्यूब में एक ऑप्शन होता है जिससे आप वीडियो को स्पीड करके देख सकते हैं, तो आपसे वहाँ कर जा करके थोड़ा स्पीड बढ़ा करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है। देखिए ये कहना चाह रहा है कि सामान्य दृष्टि मतलब जो नॉर्मल आँख होती है के लिए, सामान्य के लिए स्पष्ट दृष्टि मतलब स्पष्ट दर्शन मतलब स्पष्ट दिखे के लिए न्यूनतम दूरी क्या होता है। मतलब हमारा जो नॉर्मल आँख होता है वो कितने न्यूनतम दूरी को स्पष्ट तरीके से देख सकता है, वो पूछ रहा है। 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर, और इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको ये चीज़ें पता होगी कि ये होता क्या है। ये इसमें जो है ये इसका बी ऑप्शन सही होगा, ये जो है 25 सेंटीमीटर होगा। थर्ड ऑप्शन, थर्ड का जो है बी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या होता है। नेक्स्ट जो है 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 जो है आपका है, कह रहा है कि ये श्वेत प्रकाश दिखा, इसमें थोड़ा मिसप्रिंट है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कलर जो है किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। एक चीज़ आप पढ़ी होगी कि प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म से हम लोग जब कोई लाइट, रे ऑफ लाइट क्या करते हैं, पास करते हैं, तो ये क्या होता है, ये छितरा जाता है ये। और ये यहाँ क्या मिलता है हमको, 7 कलर मिलता है। वो क्या मिलता है, विबज्योर, VIBGYOR, विबज्योर मिलता है, जिसको हिंदी में बैजानी पिनाला आपने पढ़ा होगा, वो मिलता है। तो सबसे किस कह है, किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। सबसे कम कौन झुकेगा, जो सबसे पहले सबसे ऊपर होगा वही कम झुकेगा, क्योंकि नीचे वाले का देखेंगे तो यहाँ जो एंगल बहुत ज़्यादा है, और ऊपर वाले के देखेंगे ये बहुत कम है और ये बहुत ज़्यादा एंगल है, ये सबसे कम झुकता है ऊपर वाला। तो सबसे कम जो है, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो सी लाल, विबज्योर सबसे ऊपर में क्या है, रेड है, तो ये जो है सबसे कम झुकता है, लाल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, ये जो आपका है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि, छवि का मतलब है प्रतिबिंब, मानव आँख के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाई जाती है वो आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी और उल्टा, वास्तविक और सीधा। देखिए ये दोनों ऑप्शन सेम ही है, एक जगह कहीं काट करके आप उल्टा लगा लीजिए। उल्टा, मानव आँख के द्वारा जो प्रतिबिंब बनाया जाता है वो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, आपको पता होगा। और लेकिन हम लोगों को देखने में जैसे कोई वस्तु उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन रेटिना मतलब आँख में ऐसी क्षमता होती है कि हम लोगों को वस्तु जो है सीधा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, बी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है उसका मेन रीजन होता है प्रकाश के प्रकीर्णन, मतलब स्कैटरिंग ऑफ लाइट। एक तरह से ये समझ सकते हैं कि मतलब प्रकाश छितरा जाती है इस तरह से, जिसके कारण जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ए ऑप्शन आपका है समतल दर्पण, बी है अवतल दर्पण,
सी उत्तल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो वस्तु का प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है, आपको पता होगा, ये चीज़ आप जानते भी होंगे। वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बड़ा बनता है, इस चीज़ को आप जानते होंगे। इसीलिए जो है जो हजामती जो दर्पण होता है, मतलब सैलून में जो है हम लोग जो बाल बनाने जाते हैं वहाँ जो दर्पण लगा रहता है वो अवतल दर्पण ही होता है। और जो ये उत्तल दर्पण देख रहे हैं आप लोग, आपका आंसर ये है बी। और ये उत्तल दर्पण जो होता है, जो जैसे मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर जो गाड़ियों में क्या होती है, जो साइड मिरर में काम करता है वो उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है, बहुत बड़े क्षेत्र का छोटे से जगह में प्रतिबिंब बना देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा लेंस, निकट दृष्टि दोष आप जानते होंगे, दोष जो है एक निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, देखिए उल्टा ऐसे याद रखें कि निकट दृष्टि दोष होगा, निकट दृष्टि दोष में हमको निकट की वस्तु दिखेगी और दूर की वस्तु जो है नहीं दिखेगी, उसे बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। और दूर दृष्टि दोष में क्या होगा कि दूर की वस्तु दिखेगी और निकट की वस्तु नहीं दिखेगी, तो उसे दूर दृष्टि दोष बोलते हैं। तो इस चीज़ में अंतर आप लोग समझ लीजिए, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष समझ गए। यहाँ क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा लेंस के बारे में पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए उपयोग। देखिए बहुत ही ये इजी है, अगर मैं जैसे इसका सब्जेक्टिव पढ़ाता तो आपको इसके एक ट्रिक भी बता देता, लेकिन इसको याद रख लीजिए, अभी तो आपका नज़दीक एग्जाम है। वैसे आप लोग कमेंट करिए आपको ज़रूरत और क्या क्या चीज़ें हैं, अगर मुझे लगेगा ये चीज़ें भी आप लोग को ज़्यादा ज़रूरत है, अधिक कमेंट आता है तो मैं आप लोगों के लिए वो भी देख लूँगा, निश्चित रूप से वो भी करवा दूँगा। तो देखिए इसमें जो है आपका अवतल लेंस, कौन सा लेंस, अवतल लेंस यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? कौन सा उपकरण जो है विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? ए है गैल्वेनोमीटर, बी है मोटर। मोटर तो आप जानते हैं कि विद्युत धारा के लिए इसका कोई यूज नहीं है। एक है जनरेटर, ये जनरेटर क्या, ये तो जनरेट करती है विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिसिटी। और ये है वोल्टमीटर, ये है गैल्वेनोमीटर। तो इसमें आपको गैल्वेनोमीटर जो है आप जानते होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है, उपस्थिति दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज हम लोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दाएं हाथ के अंगूठे, दायां हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? मतलब आप लोग दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? ए है आपका ऑस्टर्ड, बी है फ्लेमिंग, सी है आइंस्टीन और डी है मैक्सवेल। तो 10 का क्या सही होगा, आंसर बताइए आप लोग। 10 का जो है डी, मैक्सवेल। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो मैक्सवेल ने प्रतिपादित किया था। याद रखेंगे इसको, आप लोग भूलेंगे नहीं, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा, यहीं से आपको देखने को मिलेगा। देखिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपके जो भी दोस्त हैं मतलब या आपके स्कूल का कोई अगर ग्रुप होगा तो आप लोग वहाँ इस चीज़ को अवश्य शेयर करेंगे, क्योंकि देखिए शेयर करेंगे तो अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिलेगा। और मेरा ये मतलब मानना है कि अधिक से अधिक बच्चों तक ये चीज़ें पहुँचनी चाहिए। मैं इसी के लिए आप लोगों के बीच आया ही हूँ कि अधिक से अधिक बच्चों का कल्याण हो। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर का रहा है कि विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है, विभवांतर जो होता है उसका ऐसा मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है, ओम होता है, कूलम्ब होता है और एम्पियर होता है। तो विभवांतर का वोल्ट होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा? नहीं, आप लोग एक श्रेणी क्रम देखे होंगे, एक समांतर क्रम देखे होंगे। श्रेणी क्रम में हम लोग संयोजित करते हैं और समांतर क्रम में। तो बढ़ता किस में है? बढ़ता है आपका ए ऑप्शन है
श्रेणी क्रम, बी है समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में क्या होता है, जैसे ऐसे एक जोड़े, फिर इसके आगे फिर दूसरा जोड़ लिया। समांतर क्रम में क्या होता है, ये समांतर क्रम होता है कि नहीं। श्रेणी एवं समांतर क्रम दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो 12 का आपका आंसर क्या है, आप बताइए। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि देखिए जैसे ये 2 ओम का है और ये 3 ओम का है, तो ये दोनों जुड़ जाता है। और इसमें क्या होता है, अगर ये 2 ओम होगा और ये 3 ओम होगा तो 1/2, और इसका अगर जैसे आर फाइंड करेंगे 1/r = 1/2 + 1/3, इस तरह से फाइंड होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, डायरेक्ट 2 + 3 हो जाता है। तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, बढ़ जाता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। देखिए आपको इसमें किसी भी तरह की सुधार चाहिए और मतलब कोई अदर चीज़ चाहिए तो आप मुझे कमेंट अवश्य करेंगे। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है उसकी प्रकृति कैसी होती है, ये बताना है आप लोगों को। तो आप ऑप्शन आपके सामने हैं, तो आप पहले बताइए कि क्या है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति। देखिए ए ऑप्शन है आपका काल्पनिक होती है, बी वास्तविक होती है, और सी वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होती है, और डी है इनमें से कोई नहीं। ये जो है चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है ये वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों होती है। 13 14 देख लेते हैं। 14 कह रहा है आपका कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 14 यह 0.36 × 10⁻10 जूल, बी 1.6 × 10⁻90 जूल, सी है 3.6 × 10⁻6 जूल, और डी है इनमें से कोई नहीं। 14 ये आपका जो है सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3.6 × 10⁻6 जूल 1 किलोवाट घंटा इसके बराबर होता है। ये आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। देखिए नवीकरणीय आप सुने होंगे और अनवीकरणीय। नवीकरणीय क्या होता है, जो रिन्यूएबल है, मतलब जिसका फिर से हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं, उसे नवीकरणीय बोलते हैं। और अनवीकरणीय क्या होता है, जिसका हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से या रीयूज नहीं कर सकते, रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला है, एक बार अगर जला दिए उससे हमको क्या मिल जाएगी, ऊर्जा मिल जाएगी। फिर जले हुए कोयला को क्या हम लोग दोबारा जला सकते हैं, नहीं जला सकते हैं। लेकिन सनलाइट क्या है, मतलब कितना भी आप उसको यूज कर लीजिए कभी ख़त्म होने वाली ऊर्जा नहीं है, यही मान के चलते हैं। तो 15 है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। एक है नाभिकीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, कोयले से प्राप्त ऊर्जा है, और प्राकृतिक गैस से। ये प्राकृतिक गैस देखिए एक बार यूज कर लेने से दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते हैं, नाभिकीय ऊर्जा और सौर ऊर्जा। तो 15 में ये जो है सौर ऊर्जा, ये क्या है, कभी ना ख़त्म होने वाली ऊर्जा है, इसीलिए इसे नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर आपका क्या कह रहा है, 16 नंबर कह रहा है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी चलिए देख लेते हैं। एक है अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस दोनों, और डी इनमें से कोई नहीं। अपसारी देखिए नाम से इसमें आप देखेंगे नाम अप मीन्स क्या होता है, जैसे एक जगह उस बड़ा करना, एक होता है अभिसारी। तो 16 ये जो है अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, अवतल लेंस का जो परावर्तक भाग होता है वो इस तरह का होता है। इस पे जो रे ऑफ लाइट पड़ेगा ये क्या करेगा, एक जगह सभी को एकत्रित कर देगा, रे ऑफ लाइट को। तो अपसारी लेंस आपका सॉरी यहाँ जो है लेंस की बात हो रही है, हम लोग लेंस के बारे में देखेंगे। ये मैं मिरर का फोटो आपको बना दिया हूँ। ये अवतल लेंस है। देखिए अवतल लेंस क्या होता है, फिगर से देख लेते हैं, ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। जैसे देखिए ये अवतल लेंस है, इस पर जो रे ऑफ लाइट जाएगी तो इसे ये क्या करेगा, इसको डाइवर्ज कर देगा।
मतलब फैला देगा, इसे ही अब सारी लेंस बोलते हैं, मतलब फैला दिया। और उत्तर लेंस क्या करेगा, उत्तर लेंस क्या है, एक जगह मतलब सभी लाइट को कन्वर्ज कर देगा। तो इसका आंसर जो है आपका ये है अवतल लेंस। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 17 का प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण, देखिए RGB ऐसे याद रख लीजिए आप लोग शॉर्ट में, RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड मीन्स लाल, देखिए लाल है, ग्रीन है, ग्रीन मीन्स हरा, और ब्लू मीन्स नीला। तो उपरोक्त सही, इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा होगा, तो डी सभी सही हो जाएगा 17 का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। 18 है आपका, निम्नलिखित में कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है। रंगीन भाग पूछ रहा है कि आपका जो नेत्र है, नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है। कॉर्निया है, रेटिना है, पुपिल है जिसे, और एक आइरिस है। नेत्र का रंगीन भाग कौन सा होता है बताइए, चलिए जल्दी। नेत्र का जो है ये जो आइरिस जो होता है ये आपका रंगीन भाग होता है। 1 HP जो है 1 हॉर्स पावर, 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। 1 HP 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट के बराबर होता है, आपको याद होगा। इसे अश्वशक्ति भी बोलते हैं, हॉर्स पावर अश्वशक्ति भी बोलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, मैग्नीफाइंग, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और शेयर करना नहीं भूले, आपके जितने भी मित्र होंगे, क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं, आपके जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, तो आप उन्हें ज़रूर शेयर करें इस चीज़ को, क्योंकि देखिए आपको इसका फ़ायदा मिलेगा तो आपको मित्र को भी मिलना चाहिए। अगर आप लड़की हैं तो आप अपनी सहेली को ये शेयर करना ना भूलें। ये 20 नंबर क्वेश्चन है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, कौन सा होता है। अवतल लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस को जो है, उत्तल लेंस को विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास बोलते हैं। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। कोई चालक तार है, ये अगर चालक तार है तो इसमें पूछा जा रहा है कि ये वायर है, पीस ऑफ वायर है। कह रहा है कि चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील, इसमें जो क्या होता है, इसमें जो गतिशील कण है, जो देखिए कण है, ये क्या होता है, यही तो गतिशील होती है। तो वो कण क्या होता है, परमाणु होता है, प्रोटॉन होता है, आयन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, कौन सा कण होता है बताइए। ये देखिए इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखिएगा इसको, भूल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निश्चित रूप से आपके एग्जाम में आने का चांस है। नेक्स्ट देख लेते हैं। एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर मात्रक है, एम्पियर और घंटा किसका मात्रक है 22 शक्ति का, ये शक्ति क्या होता है, पावर होता है। आवेश का, ऊर्जा का, और इनमें से कोई नहीं, तो आवेश का ही मात्रक जो है एम्पियर घंटा होता है। पेन थोड़ा ज़्यादा मोटा हो गया, इसको मैं थोड़ा पतला कर लूँ। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है एम्पियर घंटा 23 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। वाट के बराबर, वाट होता है शक्ति का मात्रक होता है, वाट के बराबर होता है 23। देखिए पावर क्या होता है, W/T होता है, W/T होता है पावर का मात्रक। तो 23 का जो है आपका A है, J/S है, J × S है, और S/J है। J मतलब जूल है और S मतलब सेकेंड है, टाइम है, तो J/, तो देखिए J/, ये क्या है, वर्क, कार्य का मात्रक जूल होता है और टाइम का मात्रक क्या है, S है। तो J/, क्या हुआ, यहाँ से आप शक्ति का मात्रक निकाल सकते हैं। शक्ति क्या होता है, पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T होता है,
वर्क बाय टाइम होता है और वर्क का जूल होता है और टाइम का टी सेकेंड होता है। तो जे बाई टी, तो आपका ये है फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 23। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देख लेते। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, वोल्ट, ओम और वाट। विद्युत धारा का मात्रक जो है बहुत अच्छे से जानते होंगे आप, वाट एम्पियर होता है। ए ऑप्शन इसका जो है आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, यहाँ से 25 नंबर कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है। ग्लोबल वार्मिंग जो मतलब ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया में जो तापमान बढ़ रही है, उसका उत्तरदायी गैस जो होता है, एक गैस है जो इसके लिए कारण है। कौन सा है, O2, ये तो ऑक्सीजन है, ये तो नहीं है, NH3 है, CO2 है और N2 है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है सबसे उत्तरदायी गैस जो हो ये जो है 25 का, ये सी ऑप्शन आपका सही है। उत्तरदायी गैस कौन है, ये CO2 है। 25 का आपका सी ऑप्शन सही है। इस चीज़ को थोड़ा समझ लेते। देखिए CO2 में क्या होता है कि CO2 में एक ऐसा नेचर होता है कि ये हीट को सोखता है, और जब कोई चीज़ अगर हीट को सोखेगा तो वो क्या करेगा, गर्मी उत्पन्न करेगी। तो इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो है सबसे उत्तरदायी गैस जो होता है वो CO2 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की प्रक्रिया है। अपचयन प्रक्रिया है, संयोजन प्रक्रिया है, विस्थापन प्रक्रिया है और अपचयन। देखिए ये अपचयन है और ये उपचयन है, तो इस दोनों में ही से कोई होगा। तो बताइए कौन सा होता है, शरीर में भोजन का पचना जो है कौन सा क्रिया होता है। 26 का जो है आपका ए ऑप्शन सही होगा, उपचयन, ये आपका सही ऑप्शन। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 27 नंबर कह रहा है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, विस्फोटक और देखिए उष्मा शोषी क्या होता है, ऐसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा का शोषण हो जाता है। उष्मा क्षेपी मतलब जो उष्मा उत्सर्जित करती है, और विस्फोटक तो आप तो जानते हैं, अभी दीपावली आई हुई है, उसमें आप जो मतलब पटाखे जलाए होंगे उसमें जो है विस्फोट हो जाता है, उसे विस्फोटक अभिक्रिया बोलते हैं। तो काली चूना पर, याद रखिएगा, काली चूना पर जब जल डाला जाता है तब जो अभिक्रिया होती है वो कौन सा अभिक्रिया होती है, बताइए जल्दी बताइए। 27 वो जो है उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। उष्मा जो है क्या होता है, उष्मा उत्पन्न होता है। उष्मा शोषी में क्या हो जाता है, उष्मा का शोषण होता है। 28 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील, याद रखिएगा इसको, सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ये आज के लिए नहीं पूरे लाइफ आपको काम आने वाला है ये 28 नंबर क्वेश्चन। तो याद रखिए इसको, ये Cu, ये जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। चूना जल, याद रखिए इसको, ये आपको निश्चित रूप से देखने को मिल सकता है एग्जाम में। चूना जल जो है ये CaOH2 होता है। चूना जल जो होता है CaOH2 होता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चूना जल, ये आपका डी ऑप्शन सही होगा। Ca ब्रैकेट में है, OH का ट्वाइस। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोई विलियन है लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका pH मान होगा। लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए एक ट्रिक है, याद रखिए इसको, अनिल, 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 अनिल है। देखिए अ से होता है अम्ल, न से होता है नीला, को लाल करेगा, मतलब अम्ल जो है, देखिए कितना आसान ट्रिक है, अम्ल, ये देख लेते हैं, अम्ल, अम्ल जो है क्या करेगा, नीला, नीला को ये लौ से लाल, लाल याद रखिए, लाल कर देता है अम्ल।
नीला को लाल करता है। तो अम्ल क्या होता है, 0 से जो 7 के बीच का होता है pH वो अम्ल होता है, 7 पर न्यूट्रल हो जाता है और फिर 7 से 14 तक क्या होता है, क्षार हो जाता है कि नहीं। तो कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है, लाल लिटमस के, ये नीला को लाल करता है तो ये अम्ल तो होगा ही नहीं, क्या हो जाएगा, क्षार होगा। तो क्षार कहाँ से, 7 से 14 तक का उसका क्या होगा। तो इसमें देख लीजिए 7 से 7 से क्या है 14 तक, 7 से 14 तक कौन है, एक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ए 11, 7 से 14 के बीच में 11 भी आता है और 10 भी आता है। तो डी ऑप्शन आपका है ए और बी दोनों। तो आपका 30 का जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डी, ए और बी दोनों। एकदम समझ में आ गई होगी आपको, ये ट्रिक भी समझ में आ गई होगी कैसे इसका हम लोग जो है उत्तर लिखेंगे। अनिल आप याद रखिए, अनिल में क्या है, अ से अम्ल है, नी से नीला है, नीला लिटमस पत्र है और नीला लिटमस को अम्ल क्या करता है, लाल करता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि अल्काइन में कार्बन, इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं, ये मिटा देंगे फिर अच्छे से दिखेगा। हाँ देख लीजिए, कह रहा है कि अल्काइन में कार्बन के बीच कितने संयोजक बंधन होते हैं। ये तो बड़ी सिंपल है, आप पढ़े होंगे, अल्कीन, अल्केन और अल्काइन पढ़े होंगे, ये फार्मूला पढ़े हो ना, अल्कीन का CnH2n+2, फिर CnH2n और फिर CnH2n-2। तो अल्काइन जो होता है, ये होता है अल्काइन का जो फार्मूला CnH2n-2 होता है कि नहीं, ये आप पढ़े होंगे। तो इसमें कार्बन के बीच जो होता है संयोजक बंधन जो होता है वो 1 का होता है, ये 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, कौन सा होता है बताइए, जल्दी बताइए आप लोग। इसमें जो है ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब कार्बन के बीच में जो होता है, कार्बन के बीच जो है ट्रिपल बॉन्ड होगा, इस टाइप का आप पढ़े होंगे। चलिए देख लेते हैं 32। करेक्ट, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो है C6H12O6 होता है। याद रखिए कि कार्बन शुरू में भी 6 होता है और C6H12O6, ये 6 और ये 6, यहाँ दोनों ट्रिक्स अगर याद रखेंगे तो जहाँ ओ में यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है, लेकिन आपको अगर ट्रिक वैसे ही याद है तो ट्रिक याद रखने की ज़रूरत नहीं। ट्रिक तो ये हो जाता है कि मतलब किसी चीज़ में, मतलब किसी तरह उसका मतलब कोई ये मीनिंगलेस चीज़ होता है, कोई भी ट्रिक आप देखते होंगे। तो C6H12O6 जो है ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो है आपका, ये ऑप्शन आपका सही है, C6H12O6। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 33 नंबर क्वेश्चन, 33 नंबर क्वेश्चन। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाता है, साबुन, अपमार्जक, प्लास्टिक और रबर। 33 साबुन कहा जाता है उच्च वसीय अम्लों के, देखिए ये डायरेक्ट लाइन आपको पूछा जा सकता है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, याद रखिए इसको साबुन कहलाता है। डायरेक्ट ये आपको क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिल सकता है। चलिए 34 नंबर देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं, CHO को क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं, C कीटोन बोलते हैं और D इनमें से कोई नहीं। तो जो बॉन्ड होता है कहीं ऐसे CHO लगा होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, 34 उसको हम लोग अल्डिहाइड बोलते हैं। 35 देख लेते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं, बाएं मतलब लेफ्ट से राइट, दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, घटती है, पहले घटती है और पुनः बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है और बढ़ती है। बताइए क्या होता है, इस घटती है। 35 का आपका ए ऑप्शन सही है, इसका ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या है। 36 नंबर क्वेश्चन है, देखिए आप लोगों को वीडियो को थोड़ा स्पीड करके आप देख सकते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ या धीरे बोल रहा हूँ तो आप लोग कमेंट करें, मैं फास्ट भी बोलूँगा। कह रहा है कि निम्नलिखित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। यहाँ पर है Li, ऑक्सीजन है, लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, Be और F। इसमें जो है आपका कौन सा सही है,
एलआई, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये आपका बी ऑप्शन सही है। ये जो है आपका 36 का बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन एक धातु है, अधातु है, उपधातु है और इनमें से कोई नहीं। आप सिलिकॉन के बारे में पढ़े भी होंगे। सिलिकॉन जो है एक उपधातु होता है। क्या होता है? उपधातु होता है सिलिकॉन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये 37 है। 38 नंबर क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन देखेंगे। आपका जो ये सेट का फर्स्ट सेट है उसका ये फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने बताया कि आपको 40 क्वेश्चन देखेंगे और फिर उसके आगे सेकेंड पार्ट में जो है उसे आगे क्वेश्चन देखेंगे कुछ 40 to 80 सेकेंड पार्ट में देखेंगे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन का। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व सी कार्बन है, Cl, P और Na सोडियम। तो विद्युत धनात्मक तत्व आपको क्या करना है? खोजना है। चलिए बताइए, कमेंट करिए आप लोग क्या है इसका आंसर। देखिए Na जो होता है वो विद्युत धनात्मक होता है। आपका सी ऑप्शन सही है। 39 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध। तो टिहरी बांध का निर्माण जो है उत्तराखंड में किया गया है। याद रखिएगा, ये उत्तराखंड में जो है टिहरी एक डिस्ट्रिक्ट है, उसी डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसीलिए इसे टिहरी बांध भी बोलते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है? आप दो चीज़ पढ़े होंगे। एक को जो है आप पानी में डुबा कर पढ़े होंगे और एक को केरोसिन में। तो जो केरोसिन ऑयल में डुबा कर रखते हैं, सोडियम को जो है, सोडियम धातु को केरोसिन ऑयल में हम लोग केरोसिन तेल में डुबा करके रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि पानी के साथ ये अभिक्रिया कर लेती है और जब इसे हवा में छोड़ेंगे तो आग पकड़ लेता है। इसलिए याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस धातु को केरोसिन ऑयल में केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। तो केरोसिन तेल में जो है सोडियम को, और एक आपने सुना होगा पानी में भी डुबा के रखते हैं। तो पानी में फॉस्फोरस को रखते हैं, क्योंकि फॉस्फोरस भी क्या है, स्वतः हवा में, आप सुनेंगे हवा में उसे रखने पर वो स्वतः क्या होता है, जलने लगता है। इसलिए फॉस्फोरस को पानी में डुबा कर रखते हैं। और सोडियम, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, Na होता है। तो इसको जो है केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। देखिए इस पार्ट में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन देखा। ये साइंस का जो है, साइंस का फर्स्ट सेट था मॉडल पेपर का। इसमें किसी भी सेट में 80 क्वेश्चन आपको देंगे। इसलिए 80 क्वेश्चन देंगे कि आपके एग्जाम में 80 क्वेश्चन आएगा, लेकिन आपको जवाब 40 का ही देना है और आपको नंबर भी 40 ही मिलेगा। लेकिन ये 80 क्वेश्चन का 5 सेट आपको मिलेगा सभी सब्जेक्ट का, साइंस का भी, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा उसका। तो इस फर्स्ट सेट का जो है ये फर्स्ट पार्ट है, इसीलिए 2 पार्ट में हमने इसे डिवाइड किया है क्योंकि एक ही पार्ट में 80 क्वेश्चन देंगे। देखिए ये जो वीडियो है लगभग 40 मिनट का हो गया है, तो ज़्यादा टाइम 40 मिनट ठीक है, लेकिन इससे लंबा वीडियो होगा तो आपको देखने में, और इसका स्पीड बढ़ा करके आप देखें तो आप आधा घंटा 30 मिनट में आप देख सकते हैं। लेकिन यही 80 क्वेश्चन करने लगे तो 1-1.25 घंटा का वीडियो हो जाएगा, जो देखने में आपको मज़ा नहीं आएगा। तो इसका फर्स्ट पार्ट ये हुआ। सेकेंड पार्ट बहुत जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है, देखिए मेरा ऑफलाइन तो कोचिंग है ही, तो लेकिन मैं सोचा हूँ कि ये जो ऑब्जेक्टिव है ये सभी बच्चों को, बहुत जितने भी बच्चे हैं बिहार बोर्ड के, जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे 10th का, उन सबों को इसका फ़ायदा मिले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग के जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, आपके स्कूल में ज़रूर कोई ना कोई ग्रुप होगा सभी छात्रों का, छात्राओं का। तो आप जो भी लड़कियां हैं आप अपनी सहेलियों को शेयर कर दें, सबको मिलना चाहिए। और जो भी आप बॉयज़ हैं अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, सबको इसका लाभ मिलेगा। देखिए रोज़ एक सेट मिलेगा लगभग सारा सब्जेक्ट का। जैसे आपको 500 का एग्ज़ाम होता है ना, तो सारा मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उसमें 50%, 500 में 50% आपको क्या होगा, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। और वो ऑब्जेक्टिव जो 50% में 50-50 सब में आएगा, उसका मैं इस तरह से आपको तैयारी करवा दूंगा कि 100% उसमें आपको मार्क्स मिलने का चांस बन जाएगा।
तो लेकिन मेरा ये रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप लोग जब कमेंट करेंगे, अच्छा सा लाइक करेंगे और अपने दोस्तों में शेयर करेंगे, तो मुझे भी बल मिलेगा, मुझे भी एनर्जी आएगी कि नहीं, ये जो बच्चे हैं हमारे बच्चे हैं, और ये मतलब ये सब भी हमारे लिए मतलब कुछ कर रहे हैं, साथ हैं, तो मैं भी आपके लिए अच्छा मतलब और मेहनत करूँगा, जिससे आप लोग को अधिक से अधिक लाभ पहुँचा पाऊँ। चलिए, इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। और एक चीज़ देखिए, बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड कोई भी चीज़ें, अगर आपको किसी भी तरह की समस्याएं आती है, कोई जानकारी नहीं है, तो एक नंबर है, कॉल कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट टीम से भी। वो मैं नंबर आप लोगों को दे दूँ, 8271859877। इस नंबर पर आप कॉल करके संडे को मतलब आप कॉल करेंगे, या मतलब वैसे अगर ज़्यादा ज़रूरी है आप तो किसी भी टाइम में कॉल कर सकते हैं। इस नंबर पे आप कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि इस लास्ट टाइम आप कैसे पढ़ा जाए कि अच्छे से मतलब अधिक से अधिक नंबर लाया जा सके, क्या क्या करना चाहिए, किस चीज़ को रिवीजन करना चाहिए, नए चीज़ों को पढ़ना चाहिए या नहीं। अगर आप लोगों को कोई ऐसा टॉपिक है जो हार्ड लगता है, नहीं समझ में आया, तो आप मुझे मतलब बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं उसे मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाकर के आप मुझे कमेंट करेंगे, तो निश्चित रूप से मैं वो भी चीज़ें आप लोगों के लिए लाऊंगा। इस वीडियो में इतना रखेंगे।